Welcome back to Sarang batch. This batch is dedicated for preparation of जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं सेक्शन सेकंड, जिसका नाम है अरिथमेटिक टेस्ट। आज हम देखने वाले हैं आपका जो चैप्टर सेकंड है वो क्या है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं, वो सारी चीज़ समझेंगे हम। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को डिटेल में। मैं ब्रीफ में आपको यहाँ बता देता हूँ कि आप यदि इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कैपेबल होंगे कि आप इजीली फंडामेंटल ऑपरेशंस को टैकल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। और टेस्ट ऑफ डिवीज़न बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इससे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या होता है कि ये आपकी जो कैलकुलेशन है उसको ये क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है यूनिट डिजिट का। ठीक है, कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलेज भी हम आपको समझाएंगे, जिससे कि यदि कोई हॉट क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो आप उसे ईज़िली टैकल कर सकें, जिससे कि आप दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में एक स्टेप आगे रहें। इसीलिए तो हमारी कोचिंग का नाम है मेक अ स्टेप टू राइज, आगे बढ़ने की दिशा में एक कदम। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक फर्स्ट के साथ। टॉपिक फर्स्ट है आपका फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के केस में जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं आपके एडिशन, दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन, तीसरा होता है आपका डिवीज़न, और चौथा होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये सभी तो आप जानते होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, इन 4 फंडामेंटल ऑपरेशन को आपको एक ऑर्डर में सॉल्व करना होता है। यदि मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाता है, जैसे कि कहा जाता है 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 - 3। ठीक है, ये यदि आपको एक्सप्रेशन दिया गया है तो आप इसमें कहाँ से स्टार्ट करें, पहले आप डिवीज़न सॉल्व करेंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे या फिर पहले एडिशन करेंगे या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको ऑपरेशन लगाने का जो ऑर्डर है वो मालूम हो। तो ऐसे केसेस में आप क्या फॉलो करते हैं, बोर्ड मास वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। ठीक है, यदि कोई ब्रैकेट्स आपको दे रखे हैं सबसे पहले आप उसको सॉल्व करेंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ, और डी का मतलब होता है यहाँ पर डिवीज़न, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ए का मतलब होता है यहाँ पर एडिशन, और ये जो लास्ट बचता है एस, इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा आपके सामने जिसमें ये सारे मैथमेटिकल जो सिंबल्स हैं उनको यूज़ किया गया है किसी एक्सप्रेशन में, तो आपको क्या है, ये बोर्ड मास वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। ठीक है, और इसमें जो ऑपरेशंस लगाने हैं आपको लेफ़्ट हैंड साइड से किधर की तरफ आगे बढ़ना है, आपको राइट हैंड साइड की तरफ। यानी कि सबसे फर्स्ट ऑपरेशन जो लगेगा वो ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, और सबसे लास्ट में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाएगा वो होगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन और यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है, वो बता देता हूँ कि जो ये ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट्स 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं ये? 3 टाइप्स के होते हैं। और इनमें आपको जो ध्यान रखना है, इन ब्रैकेट्स को भी सॉल्व करने का एक ऑर्डर होता है। सबसे पहले आपको पैरेंथेसिस सॉल्व किए जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं, और इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन होता है वो होता है करली ब्रैकेट का। ठीक है, कई लोग इन्हें सिंपली ब्रेसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
ब्रेसेस, BRACES, ठीक है, ब्रेसेस। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और इसको पैरेंथेसिस के नाम से जानते हैं, PARANTHESIS, ठीक है, पैरेंथेसिस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इन सिंबल्स के नाम याद रखेंगे आप, सॉरी यहाँ पर ये ई आएगा, ठीक है, PARENTHESIS, पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ये इन ब्रैकेट्स के नेम हैं और इनका ये ऑर्डर है। सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, पैरेंथेसिस, उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, ब्रेसेस या करली ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, CURLY, करली ब्रैकेट, ठीक है। तो कोई भी नाम आप याद रखिए, जस्ट आपको याद होना चाहिए। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलिए आपको एक्सप्रेशन दिया जाता है कुछ ऐसा, 5 मल्टीप्लाई, या फिर करली ब्रैकेट लगा दिया जाता है और यहाँ लिखा जाता है 8, फिर यहाँ पर लिख दिया जाता है ये स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ लिखा जाता है 7 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर एक पैरेंथेसिस ले लिया जाता है जिसमें लिखा जाता है 8 - 2 पैरेंथेसिस क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाता है, और यहाँ पर फिर मल्टीप्लिकेशन में आपको 4 दे दिया जाता है और ये करली ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ डिवीज़न दे दिया जाता है 5 से, ठीक है। तो यदि आपको ऐसा कुछ दे रखा है एक्सप्रेशन में, तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, आप ये पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जो बोर्ड मास वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि सबसे पहले आप क्या सॉल्व करने वाले हैं, ब्रैकेट। लेकिन यदि सिंगल ब्रैकेट नहीं है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के ब्रैकेट दे रखे हैं, तो उसमें भी आप सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, पैरेंथेसिस। उसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, आपको क्या सॉल्व करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें सॉल्व करनी है, बाकी कॉन्स्ट सेम रहेगा, बाकी आपको कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद ये आपको थर्ड करली ब्रैकेट सॉल्व करना है, और इनको सॉल्व करते समय भी जैसे देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन आया है, ठीक है, या फिर और भी 2-4 सिंबल आ सकते थे, तो उनको कैसे सॉल्व करना है, उनमें ये डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला क्या है, ऑर्डर फॉलो करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट सॉल्व करने का ऑर्डर समझ में आया, जो मैथमेटिकल के 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने का ऑर्डर समझ में आया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल, और इसी एग्जांपल के ज़रिए हम सब चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैंने आपको समझाया था कि ऐसा यदि एक्सप्रेशन हमको दिखाई देता है तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, क्या क्लिक करना चाहिए, कि भाई यहाँ पर बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। ये क्या होता है, ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट्स भी मैंने आपको बताएं 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पैरेंथेसिस, इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसको सेकंड नंबर पर सॉल्व करते हैं, और लास्ट में होता है आपका करली ब्रैकेट, इसको थर्ड नंबर पर सॉल्व करते हैं। डी का मतलब डिवीज़न, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं पैरेंथेसिस ये अंदर वाला सॉल्व करूँगा, नीचे ले आते हैं, बाकी का जो है वो सेम रहेगा एज इट इज़। अब देखिए ब्रैकेट हो गया, इस ब्रैकेट के अंदर हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो ये क्या है, क्या हो जाएगा, 6 - 6 ब्रैकेट क्लोज, ये बाकी एज इट इज़ लिख देंगे जो भी है, ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ में आया। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये तो देखिए ये जो वाला ब्रैकेट है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 6 - 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इतना समझ में आया। इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो अब हमको जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो देखिए बाकी का सेम लिख देंगे एज इट इज़, बाकी में हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम डिवीज़न फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिवीज़न देन मल्टीप्लिकेशन।
तो सबसे पहले आप डिवीज़न करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2 मल्टीप्लाई 2, और देखिए जिस इस नंबर के बीच में और इस जीरो के बीच में कोई नहीं दे रखा, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है और इसके साथ जीरो का मल्टीप्लाई होगा, बाकी एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको याद आप देखेंगे क्योंकि ये अभी हमें सॉल्व करना है। तो देखिए जीरो का जिसके भी साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सब क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए जीरो का जिस भी नंबर के साथ, एनी नंबर कुछ भी हो यदि उसके साथ जीरो का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और मैंने कहा है आपसे कि यदि दो नंबर, यानी ये नंबर दे रखा है और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है, ठीक है, तो इनके बीच में कोई सिंबल नहीं दे रखा, तो जहाँ सिंबल नहीं दे रखा होता है वहाँ क्या करते हैं आप, मल्टीप्लाई का साइन पुट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन पुट कर दिया है। इसके बाद देखिए जो एज इट इज़ है वो लिख देंगे। इतना कर लिया, आगे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर आप देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, एडिशन दे रखा है और मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। सबसे पहले मैंने कहा था आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई 7 ये एज इट इज़ लिख देंगे, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। तो देखिए यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये वाले क्या हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि जीरो का किसी भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, जीरो। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाता है, 32। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन लिख देंगे, ये सारा क्या हो जाएगा, जीरो, और इसको क्लोज कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये लास्ट बचा है। तो 8 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई, तो देखिए 32 में जब जीरो ऐड करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2। इसको और आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए कोई ब्रैकेट नहीं बचा है, तो सिंपल आप डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना है, डिवीज़न सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई 2। अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ध्यान से देखिए, 8 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 7/2। तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो समझ में आया, मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ कि देखिए आपके पास एक ऐसे क्या दे रखा होगा, एक्सप्रेशन दे रखा होगा, और इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, आपके पास हो सकता है सारे ब्रैकेट्स उन्होंने दे रखे हों, हो सकता है एक भी ब्रैकेट ना दे रखा हो। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए इसको सभी ब्रैकेट्स को यूज़ किया है। तो यहाँ पर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, बोर्ड मास वाला। यदि सभी ब्रैकेट्स वहाँ दे रखे हैं एक्सप्रेशन में तो सबसे पहले आप पैरेंथेसिस, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन करली ब्रैकेट, इस ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला ऑर्डर भी फॉलो करना होता है। ठीक है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया है कैसे किया है हमने। एक बार आप इसको 2 बार 3 बार, जब तक समझ में नहीं आता तब तक आप इसको देखेंगे और उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस जो होते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उनको हम 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेट बनाते हैं हम, देखिए यहाँ पर 2 सेट बना लेते हैं। ठीक है, ये ए सेट चलेगा एडिशन के लिए, कि एडिशन से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इधर की तरफ करने वाले हैं।
और बी सेट में क्या करने वाले मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास वो होती है क्लोज़र प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोज़र प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए एडिशन में हमारे पास पहली होती है क्लोज़र प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास क्लोज़र प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या होता है, यदि a प्लस बी हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a प्लस बी ही मिलता है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में यदि हम क्लोज़र प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो कहते हैं यदि हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं a मल्टीप्लाई b तो हमें क्या मिलता है, ab मिलता है। तो देखिए यहाँ पर मैं यदि 3 + 2 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल लेता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ 3 × 2 तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज़र प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी होती है, तो यहाँ पर भी हम इसको पैरेलली देखते चलेंगे जिसके साथ आपका कंपैरिजन हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। तो इसका यदि आप एग्जांपल लेते हैं तो आप ऐसे समझिए कि यदि दो नंबर दे रखे हैं, आप उन्हें a + b भी लिख सकते हैं और ये बराबर होगा आपके b + a के। ठीक है, यहाँ भी देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला कॉलम है, ये ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर यदि आप a × b करते हैं तो वो बराबर होगा b × a के। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर 4 + 2 तो कितना हो गया, 6। मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ इसको 2 + 4 तब भी तो ये क्या मिलेगा, मुझे 6 ही मिलेगा। तो यही क्या होती है, आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। यहाँ इस केस में मल्टीप्लिकेशन में आप चेक कर लीजिए, यदि मैं लिखता हूँ 4 × 2 तो क्या मिला मुझे, 8 मिला। और यदि मैं इसको लिखता हूँ 2 × 4 तब भी मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के केस में भी होती है। ठीक है, तो जनरल टर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मान के चलिए 3 नंबर आपको दे रखे हैं, जैसे कि a + b + c। ठीक है, यदि आप ऐसे करें या फिर ऐसे करें a + b ब्रैकेट क्लोज + c, यानी कि पहले आप ये वाले दो सॉल्व करें उसके बाद a ऐड करें तो वो बराबर होता है पहले ये वाले दो सॉल्व करें उसके बाद c ऐड करें। ठीक है, यहाँ एसोसिएटिव के केस में क्या होता है, जैसे कि 3 नंबर दे रखे हैं आपके पास, a × फिर b × c। तो पहले आप इन ब्रैकेट के अंदर जो 2 नंबर दे रखे हैं उनको सॉल्व करें, उसके बाद इस a को इसमें मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर बराबर ही मिलेगा यदि आप पहले इन दो को सॉल्व करते हैं उसके बाद यहाँ c का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैं करता हूँ 4 + ब्रैकेट क्लोज 2 + 3 तो मुझे क्या मिलेगा, 4 + 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐसे बदल के भी तो सॉल्व कर सकता हूँ। मैं कहूँगा भाई मैं तो पहले 4 + 2 इनको ऐड करूँगा उसके बाद 3 ऐड करूँगा। तो देखिए यहाँ 4 + 2 6 हो जाएगा +3 = 9। तो यहाँ भी हमें 9 मिलता है, यहाँ भी 9 मिलता है। यानी आप कैसे भी सॉल्व कर लीजिए आपको आंसर क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा इस केस में। तो यही होता है एडिशन के केस में। ये कॉलम आप याद रखेंगे, ये वाला जो हमारा कॉलम है लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ये एडिशन के लिए है और राइट हैंड साइड की तरफ जो कॉलम है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ भी आप मल्टीप्लिकेशन के केस में एक एग्जांपल ले सकते हैं। आप कह सकते हैं 4 × 2 इन ब्रैकेट × 3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 6 = 24 हो गया। लेकिन आप यदि ऐसे करना चाहें 4 × 2 ब्रैकेट क्लोज × 3 ये हो जाएगा 8 × 3 = 24। तो यहाँ देखिए दोनों केसेस में आंसर क्या है आपके पास, सेम ही आते हैं। ठीक है,
तो इसी को बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो होप यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह लीजिए या फिर आप प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, जो भी आपके मन में है वो बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ये जनरली कॉम्बिनेशन होता है। इसमें मल्टीप्लिकेशन भी यूज हो जाता है आपका और एडिशन भी यूज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें दोनों यूज हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी यूज होता है और एडिशन भी होता है। कैसे होता है, मान के चलिए 3 नंबर्स दे रखे हैं आपके पास, A, B, C। ये क्या है, 3 नंबर्स हैं। तो यदि ये ऐसे लिख दिया जाए A मल्टीप्लाई B प्लस C, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, A मल्टीप्लाई B ब्रैकेट क्लोज प्लस लगा देंगे यहाँ पे, और अगेन A का मल्टीप्लाई होगा C के साथ, A मल्टीप्लाई C, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आपको क्या है, याद रखना है। एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए आपके पास दे रखा है 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना मिलेगा आपको, 12 प्लस 6 इक्वल टू 18, ठीक है। ये वाला राइट हैंड साइड जब सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 18। लेकिन मैं लेफ़्ट हैंड साइड का भी सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6। इसको और आगे सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा, 18। तो यानी कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो बराबर हो जाता है आपकी राइट हैंड साइड के। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। और आप इसको दूसरी फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, B प्लस C, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं A का। तो यहाँ ये आपको मिलेगा B मल्टीप्लाई A ब्रैकेट क्लोज प्लस C मल्टीप्लाई A, ठीक है। लिखने का तरीका अलग है लेकिन आंसर आपको सेम ही मिलेगा जो ऊपर वाले से मिला है, ठीक है। तो होप आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आया होगा। जो 5th प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या होता है ये, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी दोनों के लिए होती है, एडिशन में भी होती है और ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन में भी होती है। तो देखिए ये एडिशन में कैसे होती है, ये एडिशन के लिए कहा जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट बताइए। एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट पूछे तो आप कहेंगे 0। क्यों, क्योंकि यदि मैं कोई भी नंबर है मेरे पास, सपोज़ कर लीजिए A, उसमें ऐड करता हूँ 0 तो मुझे क्या मिलता है, A। यानी कि जो मेरा नंबर है उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं हुई, ठीक है, वो एज इट इज़ मिल जाता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ 8 प्लस 0 तो क्या मिल जाएगा मुझे, 8। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, मैं कहता हूँ 200 प्लस 0 तो क्या मिलेगा आपको, 200। यानी कि जो आपका नंबर है वही आपको एज इट इज़ मिल जाता है, कोई भी आइडेंटिटी लॉस नहीं होती आपके नंबर की। इसीलिए इनको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो यदि आपसे ये पूछा जाता है कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो आपका क्या आंसर होगा, 0। क्या होता है वो, 0 होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के केस में जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है 1। क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर है A, उसके साथ यदि आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आपको आंसर में मिलता है। कोई भी आपके नंबर की आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं होती। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, मान के चलिए आप ले लीजिए यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 10 ही मिलेगा, कोई आइडेंटिटी में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा आप ले लीजिए यहाँ पर 203 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो वही नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो याद रखने वाली जो चीज़ है वो बस यही है कि एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 है, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 है, ठीक है।
ठीक है। तो होप ये टॉपिक भी आपकी समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ 2-3 चीज़ें और समझने वाली हैं जो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही बेसिक हैं, ठीक है। तो जो समझने वाला मैं यहाँ नोट डाल देता हूँ। पहला नोट ये है कि कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो, एनी नंबर, या तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई 0 का कर देते हैं तो रिज़ल्ट में क्या मिलता है आपको, 0 ही रहेगा। रिज़ल्ट क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। एनी नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है 0 के साथ तो रिज़ल्ट क्या होगा आपका, 0 होगा। ये पहला। दूसरा आपको याद रखना है, कितना भी बड़ा नंबर हो, एनी नंबर, यदि उसका मैं एक्सपोनेंशियल पावर 0 रख देता हूँ तो उस नंबर की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 1। एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूँ 200 का पावर 0, ठीक है। यदि किसी को अभी ये पावर समझ में नहीं आ रहे तो ये जो हमारा चैप्टर आएगा मैं उसमें समझा दूंगा। फ़िलहाल आप इतना समझिए कि यहाँ जो अपर स्क्रिप्ट होता है, यानी कि छोटा सा एक नंबर लिखा जाता है ऊपर की तरफ, यहाँ उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर में, ठीक है, यानी एक्सपोनेंट में कोई चीज़ लिखा हुआ है। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे मैंने बताया यहाँ पर हमने 200 लिया है, यदि उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका रिजल्ट क्या होगा, 1, ठीक है। तो कई बार यहाँ पर आपको डरना नहीं है। मान के चलिए ऐसे एक्सप्रेशन दे रखा है 8 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 1008 का पावर 0 प्लस 3। ऐसे ही यदि आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता है भाई कि जिसका भी पावर 0 होगा वो क्या हो जाएगा, 1। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा ये आपको 8, ठीक है, डिवाइड 4, यहाँ पर हम बोर्ड मास वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। तो 4 यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि मैंने कहा है कितना भी बड़ा नंबर हो यदि उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। यहाँ कर देंगे प्लस 3। अब यहाँ पर आप डिवीज़न देन मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। देखा, यहाँ देखने में तो हमें कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली ये कर सकते हैं। और ये, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि यदि एनी नंबर, ठीक है, यदि किसी भी नंबर को हम क्या करते हैं, 0 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो आंसर होता है वो होता है इन्फिनिटी, यानी कि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैन नॉट कैलकुलेट, ठीक है। आप इतना समझिए, आपके लेवल से आप बस इतना समझ लीजिए कि यदि ऊपर कोई नंबर दे रखा है उसके नीचे 0 दे रखा है तो आप सिंपल कह सकते हैं कैन नॉट कैलकुलेट, ठीक है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग। तो या फिर आप कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि बताइए 800 डिवाइडेड बाई 0, तो आप कहेंगे कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ठीक है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। या फिर आप कहेंगे कि ये है इन्फिनिटी के बराबर, यानी कि इसकी वैल्यू असीमित है, अनंत है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है, वो क्या है, वो है आपका कि यदि 0 को डिवाइड किया जाए किसी एनी नंबर के साथ, ठीक है, तब क्या मिलेगा, तब आपको 0 मिलेगा। तो इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 0 को मैंने डिवाइड किया 807 से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मैं कहता हूँ 0 को मैंने डिवाइड किया 2342 से, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो कई बार ऐसे बहुत बेसिक और फंडामेंटल टाइप के ये क्वेश्चंस होते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट याद होंगे तो आप इजीली ये क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ फिफ्थ कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ मैं रिपीट कर देता हूँ कि यदि एनी नंबर, ठीक है,
कोई भी नंबर है उसका यदि हम मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं तो नंबर इटसेल्फ क्या होता है, आंसर होता है नंबर इटसेल्फ। इसका भी एग्जांपल लेके बताता हूँ। यदि 834 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 834 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये थे बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट जो हर किसी को पता होने चाहिए। यदि आप में से किसी को ये नए लग रहे हैं तो कृपया वह इस वीडियो को 1-2 बार और देखे, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट उसके माइंड में हो जाए। क्योंकि यदि ये कॉन्सेप्ट उसके माइंड में रहेंगे तो वो आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आगे की जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होंगी, उनको आप ईजिली से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आज का जो लेक्चर है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और बाकी के इसके जो 2 पार्ट बचे हैं उन्हें हम पार्ट बी बना करके आपके लिए सेंड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।